हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग आज कक्षा 12 की मैथ में जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अवकलज के अनुप्रयोग उसका पार्ट नंबर आज हम लोग 4 करेंगे। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है और पार्ट नंबर 4 जो हम लोग आज कर रहे हैं उसमें देखिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसमें इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें फिक्स है कि जो हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे उसमें से 5 और 8 नंबर के एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाकी आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइए, चुपचाप बैठ के शांति से पूरा लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो आज का क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ये नहीं कि छोटा है 10 लाइन या 5 लाइन हो जाए। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब फिगर बना के बढ़िया समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और यही बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 के बीच में x बराबर 1 पर फलन दिया है उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब ये भी क्वेश्चन जब मैं पेपर दिया था 2022 में शायद, तो उसमें आया था, मतलब 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन 8 नंबर में नहीं आएगा। ये 5 नंबर लायक है या फिर 3 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। देखिए पे लिखे हैं VVIMP, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में x बराबर 1 पर फलन, ये x बराबर 1 पर फलन क्या दिया है कि इस फलन में क्या है उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल से इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि फलन हमें क्या दिया है। तो यहाँ फलन दिया है f(x) बराबर, इस फलन को लोग लिखते हैं x के पावर 4 माइनस में 62 x के पावर 2 प्लस में ax प्लस में 9। अब देखिए ये हमारे पास फलन दिया है। अब हमें जितने भी फलन दिए रहते हैं f(x) इस चैप्टर में, तो दूसरा स्टेप हमारा फिक्स होता है कि हम लोग उसका एक बार अवकलन करेंगे, यानी उसका एक बार डैश करेंगे, ठीक है। यानी इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार अवकलन। अब अवकलन करेंगे इसका हम लोग, तो देखिए क्या हमें मिलेगा f' हमें मिल जाएगा 4x³, ठीक है। 4 आगे एक पावर कम माइनस में, ये देखिए ये 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 124 x प्लस में, अब a कांस्टेंट है x कितना हो जाएगा 1 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल 9 का 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारे पास f' हो गया, ये a है 9 नहीं a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो हमारा फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है उच्चतम है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, दिया है कि हमारा तो फलन है x बराबर 1 पर मतलब x बराबर 1 हमारे पास क्या है, जो x बराबर 1 है वो फलन का उच्चतम मान है। x बराबर 1 पर लैंग्वेज इसका x बराबर 1 पर फलन इतना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो दिया है कि x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त होता है, ठीक। ये हमें दिया सिंपल क्या, ये एक पर जो फलन का है ये उच्चतम मान प्राप्त करता है या प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए हम लोग कल के वीडियो में देखे थे कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। मान लीजिए क्रांतिक बिंदु हमारे पास आ गया है 1 2 कुछ भी आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु की सहायता से फलन में उसका मान रखते हैं और क्या निकालते हैं
कि ये उच्चतम का है कि न्यूनतम का बिंदु है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे चुका है पहले से ही कि x बराबर 1 पर जो फलन है ये क्या है, उच्चतम मान प्राप्त होता है इसमें। तो इसका मतलब जो ये x बराबर 1 दिया है वो हमारा क्या है, क्रांतिक बिंदु है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 यह बस क्या है, क्रांतिक बिंदु है, क्रांतिक बिंदु है। जब क्रांतिक बिंदु है तो इसका मतलब कि हम लोग आसानी से अब एक मान निकाल सकते हैं यहाँ से। और देखिए क्रांतिक बिंदु है इसका मतलब, इसलिए जो हमारा f डैश x है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, f डैश x है 0 के बराबर। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अच्छा देखिए पहले हमारे पास f डैश x आया कितना है, हमारे पास f डैश x आया है 4x क्यूब माइनस में 124 है, x प्लस में a बराबर कितना है, 0। अब हमें क्रांतिक बिंदु दिया क्या है, 1 दिया है, तो हम लोग 1 पर चेक करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ सिंपल से रखेंगे 4 है, यहाँ 1 का क्यूब माइनस में 124 है, 1 प्लस में a बराबर में 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस में a बराबर में 0। अभी इसको करेंगे, ये हो जाएगा माइनस में 120 प्लस में a बराबर में 0। तो यहाँ से a का मान हमारे पास आ जाएगा 120 आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब माइनस 120 आएगा तो कितना हो जाएगा 120 मेरे पास हो जाएगा सिंपल यहाँ से। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे इस पे लगाया गया है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही ले जाके इसे छाप देना है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, हमें फलन क्या दिया है, जो भी फलन दिया रहता है उसका करते हैं एक बार अवकलन। अब फिर क्या करते हैं, उसका अवकलन करने के बाद f डैश x निकालते हैं। ठीक है, फिर क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, लेकिन इसमें देखिए हमें क्रांतिक बिंदु पहले से ही दिया है कि x बराबर 1 पर ये जो फलन है ये अपना उच्चतम मान प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब कि जो x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त होता है, इसका मतलब कि जो x बराबर 1 हो गया है क्रांतिक बिंदु। जब क्रांतिक बिंदु है तो इसका मतलब कि जो हमारा f डैश x है वो क्या है, 0 के बराबर है। क्रांतिक, अच्छा देखिए क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं, हमारा कोई भी मान लीजिए फलन आ गया है f डैश x, मान लीजिए कुछ भी आ गया है, बनाते हैं x माइनस 2 आ गया है और x माइनस 4। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के क्या करते हैं, हम वही ना करते हैं कि f डैश x बराबर में 0, यानी इसको सब करते हैं 0 के बराबर, तो क्या आता है क्रांतिक बिंदु। इसीलिए जब हमें पता चल गया कि जो हमारा x बराबर एक क्रांतिक बिंदु है, तो इसका मतलब कि हमारा f डैश x 0 के बराबर होगा। जब होगा तो f डैश x हमारे पास इतना दिया था, लिख लिए बराबर 0। सब इधर कैलकुलेशन करने के बाद हमें सिंपल मिल गया a का मान कितना, 120। तो यही हमसे पूछा था कि a का मान क्या कीजिए, तो a का मान आ गया हमारे पास सिंपल सा 120। हल्के में नहीं लेने का क्वेश्चन को, खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में छोटा है पर आता है 5 नंबर में। ठीक है, कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। और आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन एकदम वेराइटी के लाए हैं, एकदम छाड़ के। सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर वाला। ठीक है, अब किस्मत सही रहेगा तो कोई ना कोई आ सकता है, और बाकी सब 8 नंबर के। मतलब आज हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन 8 नंबर में आने लग जाएंगे। और ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। हमारे पास कम से कम अभी क्वेश्चन होंगे 10 से 12। तो देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो देखते हैं आज जितने क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक। अगर नहीं पूरे हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस क्वेश्चन पर हमें शक होता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग जरूर करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे स्क्रीन पर मच्छर हमेशा आ जाते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं कैसी हो, धन संख्याएं, मतलब निगेटिव नहीं आ सकता, जिनका योगफल 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। और देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम कल किए थे, तो आप लोगों ने
इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें भी हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए अच्छा, अब इसमें हम लोग किसका फलन बनाएंगे। दिया है कि ऐसी दो धन संख्याएं याद करें जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन में जब हमें बोलता है निम्नतम या उच्चतम, मतलब जिसका बोलता है उच्चतम या न्यूनतम करने के लिए फलन उसी का बनता है। तो देखिए किसका बोला है, घनों का योग क्या हो, निम्नतम हो, मतलब कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे, घन मांग मतलब घन करेंगे, फिर योग करेंगे और फिर उसी का क्या करेंगे, फलन बनाएंगे। देखिए एक बार इसको लगाते हैं फिर समझ में आएगा। और देखिए अब हमें तो संख्याएं पता नहीं है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो लोग संख्याओं को क्या मानेंगे कि माना हमारे पास दो संख्याएं x तथा y है, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना संख्याएं x तथा y है। और देखिए हमें दिया क्या है, हमारे पास दिया है कि ऐसी दो धन संख्याएं, मान लिए दो धन संख्याएं x तथा y है जिनका योग 16 है। योग कितना है, 16, मतलब कि जो x प्लस y है इनका योग कितना है, 16 है। और जिनके घनों का योग कितना है, नहीं, जिनके घनों का योग निम्नतम हो, मतलब कि ये भी दिया है। देखिए दिया है ना, इसको क्या कहते हैं, माना। अब जिसका मान न्यूनतम या उच्चतम करना है उसी का फलन हम लोग बनाएंगे। तो घनों का योगफल दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, योगफल, तो x क्यूब और y क्यूब, इसी क्या बनाएंगे हम लोग, फलन। देखिए हम लोग का फलन जो है x और y दोनों में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि f x, y, ठीक। मतलब ये मान लीजिए कि ये फलन ही है, f, x मान लीजिए, मतलब कि ये fx ही है, लेकिन इसमें हम लोग का फलन जो है x और y दोनों में दिया है, इसलिए हम लोग क्या माने हैं, f x, y। अब देखिए अब इस तरह से हम लोग तो अवकलन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो इस पद को पूरा x में बदल लें या फिर पूरा y में। तो हमें सबसे अच्छा तो x ही लगता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे y का मान। तो यहाँ देखिए y का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से x जाएगा इधर, तो 16 माइनस में x, इसको बना लोकेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से y का मान रखेंगे, इसमें फलन x का मान fx का मान मतलब y में है, ठीक है। तो रखते हैं y का मान रखेंगे ना, देखिए ध्यान से, ये x क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस में y का मान 16 माइनस x है, 16 माइनस में x, 3 घात है तो क्यूब आ गया। अब हमारा फलन क्या आ गया, सिंपल सब x में, तो इसीलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, फलन का मान fx, y क्यों नहीं, क्योंकि y को क्या कर दिए हम लोग, विस्थापित कर दिए x द्वारा। अब सिंपल से जो हमारे पास फलन आ गया है इसका क्या कर देंगे हम लोग, अवकलन। ये हो जाएगा f डैश x, डैश का मतलब समझाया कि डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, ठीक है। देखिए कितना जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ देखिए ये मान लेते हैं x पावर में n, तो जितना पावर आगे फिर एक पावर कम, एक पावर कम यानी 2, ये तो भी पावर का हुआ है अवकलन, अभी क्या होगा इसका होगा, तो ये 16 का 0 और एक x का कितना हो जाएगा 1, यानी हमारे पास जो f डैश x आया है वो है 3x स्क्वायर प्लस में ये देखिए माइनस 1 हो रहेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस, तो सिंपल कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 3 हो गया यहाँ से, 16 माइनस में x स्क्वायर, ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया, f डैश, ये x आ गया हमारे पास सिंपल सा। तो देखिए अब लोग हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रांतिक बिंदु निकालना है। तो क्रांतिक बिंदु कैसे निकलेगा, जब जो f डैश x सिंपल इसको कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे f डैश x, देखिए या तो हम लोग स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक, या फिर एक काम कर सकते हैं, देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 कॉमन निकाल लें यहाँ से हम लोग,
ये बचेगा यक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 16 माइनस में यक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स 3, ये यक्स स्क्वायर है, माइनस में खोलते हैं 16 का स्क्वायर। ट्रिक सिखाए थे हम लोग ना, जिसको नहीं याद है उसे तो होता है 256 होता है, लेकिन ट्रिक से क्या होता है देखिए 0 1 36 ये 12 6 5 2 256। गंदा हो जा रहा है बोर्ड, इधर नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 हो जाएगा, सिंपल सा। ये इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए हाँ, तो ये होगा 256 प्लस में मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 32x। सही आ रहा है ना भाई साहब कैमरे में? ओके, सही आ रहा है। तो तिक्के हो जाएगा लिखने में। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर में ये हो जाएगा 3, इधर जगह है इधर लिखते हैं। ठीक, देखिए इधर करते हैं हम लोग। हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3, ऐसे ही रहेगा यहाँ से। ये है एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में 256 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 32x। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा सिंपल 3 का अंदर गुणा कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लस को लिख देते हैं पहले, यानी 32x माइनस में 256। अब ये हमारे पास सिंपल फलन आ गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग करेंगे सिंपल क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्टेप क्या होता है कि फलन निकालने के बाद उसका एक बार अवकलन करेंगे, फिर उसको सिंपल करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए, तो देखिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या हो जाएगा हमारा, क्रांतिक बिंदुओं के लिए हो जाएगा जो हमारा एफ डैश एक्स आया है, ये कल हम लोग बहुत एकदम बेसिक से पढ़े थे 0 के बराबर। तो इसका मतलब कि जो ये हमारा आया है 3, ये 32x माइनस में 256 बराबर में 0। देखिए 3 को लाएंगे इधर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 32x माइनस 256 बराबर में 0। इसको लाते हैं इधर, ये हो जाएगा 32x बराबर में 256। ये कितने बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, यानी हमारे पास यक्स मान कितना आ गया 8। देखिए हमारे पास क्रांतिक बिंदु कितना आया, सिर्फ 1 आया है। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये उच्चतम का बिंदु है कि न्यूनतम का बिंदु है। तो ये हो गया इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, कितना है यहाँ 8। कैसे चेक करते हैं, कोई जगह मान लेते हैं 8 और इन्फिनाइट बीच में कोई एक संख्या 9। कहाँ चेक करेंगे, एफ डैश एक्स में जो निकाले हैं यहाँ पर चेक करेंगे। तो रखिए यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू में 8 16 24 25 256, यानी कितना बना है 0। तो यदि 0 हमारा प्लस है कि माइनस है, तो 0 हमारा प्लस में है। ठीक है, जब 0 हमारा प्लस में है तो सिंपल ये प्लस और ये क्या जाएगा माइनस। कैसे माइनस, ट्रिक देखिए, जब ये हमारा एफ डैश एक्स आएगा, जितना भी यक्स है, यदि यक्स की पावर विषम है तो एक निकालने के बाद दूसरे का अपोजिट होता है। प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो यानी जो हमारा मतलब यक्स बराबर 8 पर, यक्स बराबर जो 8 है, तो यक्स बराबर 8 है, क्या है हमारा ये स्थानीय। आप लोग लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 8 पर फलन का चिन्ह लिख सकते हैं। यक्स बराबर 8 पर
एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है, माइनस से प्लस में बदल रहा है। अतः यक्स बराबर 8 क्या है मेरे पास, स्थानीय ये 8 है। अब हमको बताया था क्या, यदि हमारा चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है तो न्यूनतम होगा और प्लस से माइनस में तो उच्चतम होगा। तो ये क्या कर रहा है, माइनस से प्लस में, तो हमारा यक्स बराबर 8 क्या है, स्थानीय न्यूनतम का मान है। तो हम लोग लिखेंगे कि यक्स बराबर 8 स्थानीय न्यूनतम का मान है। यक्स बराबर 8 स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है। देखिए और से भी यहाँ दिया है कि घनों का जो क्या है, निम्नतम है, तो निम्नतम सिद्ध हो गया, यानी सब मिल जाकर हमारे पास यक्स का मान आ गया है कितना, 8 आ गया है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से y का भी मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से 1 क्या है हमारा, y बराबर 16 माइनस में यक्स, तो y बराबर 16 माइनस में 8, तो y का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं हमारे पास क्या आ गई, अतः संख्याएं हमारे पास आ गई हैं यक्स बराबर 8 और y बराबर भी कितना आ गया है, 8। ये सिंपल सा बस आंसर है। दमदार क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है इसका या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोग को जहाँ भी डाउट लगे कि यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ समझ में नहीं आयो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमारे पास एक और ख़तरनाक क्वेश्चन एकदम अपने आप में बहुत ही एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि एक वृत्त दिया गया है जिसके अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखिए इस सवाल का मतलब ये है कि इसमें सिद्ध क्या करना, पहले उसको समझते हैं हम लोग कि एक वृत्त दिया है, मान लेते हैं कि एक हमारे से एक वृत्त है। ठीक, अब वृत्त के अंतर्गत क्या है, सभी आयतों में, मान लेते हैं कि एक आयत है, यहाँ ये आयत है। ठीक, सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब इस लाइन मतलब समझे कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, तो समझ आ गया कि वृत्त के अंतर्गत मतलब अंदर एक आयत है, इस आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब देखिए किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम कब होता है, यहाँ समझते हैं। ये देखिए ये क्या हमारे पास है, वर्ग। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक विकर्ण खींचते हैं। तो हमें पता है कि वर्ग में चारों भुजाएं कितनी होती हैं, ये मानते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है, ये देखिए 90 डिग्री, मतलब 190 डिग्री। तो ये जो विकर्ण खींचते हैं तो इसमें देखिए 2 कोण बढ़ जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसमें देखिए विकर्ण सिंपल कितने पर है, 45 डिग्री पर। अब आयत में क्या होता है कि जो हम लोग विकर्ण खींचते हैं वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वर्ग में क्या है कि जब हम विकर्ण खींचते हैं तो हमारा कोण 2 भागों में 45 डिग्री में चला जाता है। लेकिन आयत में क्या है कि अब आयत तो फिक्स नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई कभी भी बदल सकता है, लेकिन वर्ग क्या होता है, ये फिक्स होता है कि इसकी भुजाएं सब समान है। विकर्ण खींचने पर 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आयत में ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कभी 30 हो जाएगा, कभी 45। तो हमें करना क्या है कि जो वृत्त दिया गया है इसके अंतर्गत जो आयत है इसमें वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब हमें सब मिला जुला के क्या लेना है, इसमें कैसे करके हमें π/4 ला देना है, इसमें π/4 यानी 45। तो हम लोग बोल देंगे कि अतः वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ठीक है, देखिए इसको बढ़िया से हम लोग फिगर बना के समझते हैं। और
इस क्वेश्चन को मैं जैसे लगाऊंगा आप लोग को 2-3 बार वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी किसी को आता नहीं है, मतलब टीचर लोग में नहीं, बच्चों लोग में जल्दी नहीं आता है। हाँ, आप लोग इसका एक बार प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आप लोग को समझ में आ जाएगा। आज जैसे जैसे मैं लैंग्वेज लिखूँगा आप लोग को भी लैंग्वेज वैसे ही लिखना है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर से क्या होता है कि सवाल समझने में बहुत ही आसान लगता है। और हमारे पास एक ही कलर का मार्कर है, नहीं तो हम लोग बढ़िया से बनाते हैं। ये देखिए हमारे पास है एक वृत्त, अब इसके अंतर्गत एक बनाते हैं हम लोग आयत। ये हमारे पास हो गया है एक आयत, अपने पास कलाकारी नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ से अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं। यहाँ से हम लोग विकर्ण खींच डालें यहाँ से, ठीक। विकर्ण, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जो वृत्त है एक छोर से दूसरे छोर पर, ये हो जाएगा हमारा व्यास। कितना हो जाएगा ये, मान लेते हैं 2r हो जाएगा, ये 2r। अब मान लेते हैं ये जो आयत है इसकी लंबाई x, चौड़ाई y, इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम क्या मानते हैं, A B C D, इतना सब मान लिए। देखिए इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। बाकी और भी तरीके हैं जिससे क्वेश्चन बहुत लंबा रहता है, तो हम लोग लंबा क्यों करें, हम लोग को आसान और शॉर्टकट तरीका चाहिए। फिर भी बोल सकते हैं शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं आप लोग उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अच्छा देखिए हम लोग यहाँ से पहले मानेंगे, माना, नीचे से करें इधर से करें, चलिए इधर से करते हैं। माना जो हमारे पास वृत्त है, हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा हम लोग को अच्छा लगता है, या फिर जो हम लोग चित्र में कारीगरी किए रहते हैं उसको दर्शाते हैं हम लोग कि इसमें क्या कैसे किए हैं, क्या माने हैं। तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, और आयत की लंबाई, यदि आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में आपको खुश होकर 9 नंबर देगा। 9 नंबर नहीं, मतलब कि पूरा से मतलब जितना भी नंबर का रहेगा जब भी आएगा 8 नंबर में आएगा, तो आप लोग को 8 नंबर पूरा मिल जाएगा। पर कब, जब मैं जिस तरीके से लगा रहा हूँ आप वैसे लगाएंगे तब, या फिर आप लोग के पास इससे भी बढ़िया तरीका हो तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो आयत की लंबाई हमारे पास कितना है, x, और चौड़ाई क्या है हमारे पास, y। अब देखिए हमें फलन किसका बनाना है, हमें जिसका उच्चतम या निम्नतम बोलेगा। उच्चतम बोला है किसका, क्षेत्रफल का, ठीक है। क्या दिया, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे आयत का जो क्षेत्रफल उसको उच्चतम बनाएंगे, यानी उच्चतम बनाएंगे नहीं, मतलब उच्चतम दिया है उसका फलन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, ठीक है। अब जो आयत का क्षेत्रफल आएगा इसी को यहाँ x y का मान निकाल कर रखेंगे, फिर इसको क्या मान लेंगे, फलन मान लेंगे इसको, ठीक। और देखिए हम लोग यहाँ x और y का मान क्या रखें, तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से बहुत ही शॉर्टकट में हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इस पेज में तो शायद हो ही जाए। तो देखिए हम लोग की ये जो हमारे पास कोण है मान लेते हैं इसको थीटा। अब थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमारे पास लंब होती है। ये क्या हमारे पास है, कर्ण है, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या आ गया, आधार। तो हम लोग यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। देखिए हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, आधार और लंब चाहिए, तो कैसे आएगा ये हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा लाल बटे कक्का,
इधर दिखाई दे रहा है, इधर 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 लिख लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। लाल बटे कक्का में। तो देखिए कर्ण हमें दिया है, तो इसमें कर्ण है और इसमें कर्ण है, मतलब कि हमें साइन और कॉस का सूत्र लगाना पड़ेगा, तब हमें एक्स और वाई का मान मिल जाएंगे। तो सिंपल से यहाँ लिखते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा होता है लंब बटे में कर्ण। लंब है y, कर्ण है 2r मतलब 2r, तो ये y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2r साइन थीटा। ये तो आएगा हमारे पास y का मान। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे यक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे कॉस। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार यक्स कर्ण 2r, मतलब हमारे पास यक्स का मान आ गया 2r कॉस थीटा। सिंपल तरीका, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अब हम लोग यक्स और वाई का मान रख देंगे, फिर इसी का क्या करेंगे हम लोग फलन बना लेंगे, फलन। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हो गया यक्स मान कितना 2r कॉस थीटा इंटू में y का मान 2r साइन थीटा। जब सब कुछ थीटा में चल रहा है, इसका मतलब हमारा फलन किसका मतलब किसमें बदल गया, थीटा में बदल गया। तो ये एफ थीटा कितना जगह हमारे पास 2 दूना के 4 r स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से 2r स्क्वायर को लिख लेते हैं, 2r स्क्वायर, और एक जो 2 बचा है 2 को यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया 2r स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, ये है सूत्र साइन 2 थीटा का है, थोड़ा सा जगह बनाने का है। ठीक है, 2 आगे r स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का सूत्र। अब जब हमें फलन मिल गया तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यानी एफ डैश थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये तो हमारे पास कांस्टेंट है 2r स्क्वायर कांस्टेंट, साइन क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा कितना हो जाएगा 2, यानी एफ डैश थीटा हमारे पास हो जाएगा 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया एफ डैश एक्स, आप लोग इतना थोड़ा समझ लीजिए, हमारे पास ये आ गया एफ डैश एक्स। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। अब क्रांतिक बिंदु बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा ऐसे चल रहा है इधर से, इसको कॉपी करके इसे घसका लें इधर, ठीक है घसका लेते हैं, मतलब सारी जगह का दुनिया में कमी बहुत है ना। 2r कॉस थीटा 2r साइन थीटा था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल एफ डैश एक्स। जब हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग क्रांतिक बिंदु के लिए क्या निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। देखिए कोई हम लोग को जल्दी नहीं है, सवाल को आराम से समझेंगे हम लोग, तभी हमें सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या होता है हमारा एफ डैश, फलन किस में चल रहा है थीटा में 0, तो जो है उसको लिख लेते हैं हम लोग हमारा 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए ये सब भाई साहब आएंगे इधर उड़ के, क्या जगह 0 हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा बराबर 0। अगर से देखिए अब कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 पर। कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2,
मतलब थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, पाई बाई, ये थीटा का मान आया है। मतलब कि ये क्रांतिक बिंदु आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो क्रांतिक बिंदु आया है ये उच्चतम का बिंदु है कि निम्नतम का बिंदु है। तो इसके लिए दो तरीका है, या तो इसको संख्या रेखा बना ले, या फिर हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे जिसका एक बार आकलन किए हैं उसका दोबारा आकलन कर दें। माइनस में आएगा तो यानी 0 से छोटा आया तो उच्चतम और 0 से बड़ा आया तो निम्नतम हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करते हैं। हम लोग डबल डैश कर लेते हैं, ठीक है। डबल डैश करने से क्या होता है कि सिंपल से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। माइनस में रहेगा तो हमारा जो ऋणात्मक आएगा तो उच्चतम हो जाएगा, नहीं तो निगेटिव आएगा तो मतलब वही उच्चतम, और प्लस आएगा तो निम्नतम। तो अब देखिए, अब हम लोग करते हैं डबल डैश सॉरी एफ डबल डैश थीटा। ये क्या है कि बहुत आसान विधि है, ठीक है। तो जिसका अपना आकलन किए रहते हैं उसी का दोबारा करते हैं। देखिए ये 4r² मेरा कांस्टेंट है। कॉस का क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, तो माइनस में साइन 2 थीटा और 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एफ डबल डैश थीटा कितना गया हमारे पास, 8, ये माइनस भी है, r² साइन 2 थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे, एक लाइन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा अब थीटा का मान कितना आया है, π/4। अब चेक करते हैं कि ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। यदि माइनस में आएगा तो ठीक है, हमें चाहिए, क्योंकि माइनस में आएगा तो उच्चतम होगा, प्लस में आएगा तो निम्नतम होगा, ठीक। ये माइनस 8 r² साइन 2 थीटा है π/4, ये 2 से कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एफ डबल डैश π/4 बराबर आ गया माइनस में 8r² साइन π/2। अब हमें पता है कि साइन π/2 कितना होता है, 90 डिग्री के मान 1, तो ये सिंपल हो जाएगा 1। यानी एफ डबल डैश π/4 हमारे पास आ गया माइनस में 8r²। ये क्या है, 0 से छोटा है, मतलब कि जो ये क्रांतिक बिंदु आया है वो 0 से छोटा आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः थीटा बराबर π/4 जो आया है। देखिए द्वितीय अवकलज विधि में हम लोग कल सही से पढ़ाए थे आप लोग को। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताया हूँ कि द्वितीय अवकलज विधि में यदि हम लोग का जो डबल डैश रहता है वो माइनस में आएगा तो वो हमेशा उच्चतम का फलन होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। देखिए अब हमारे सवाल में दिया है उच्चतम है तो उच्चतम आ गया, और यदि रहता प्लस में 0 से बड़ा तो क्या था, निम्नतम हो जाता। तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु मतलब अधिकतम कितना कोण बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, तब हमारा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः वही जो लैंग्वेज दिया, अतः कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं है, पर यदि लिखना चाहें हम लोग तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कहाँ से लिखना है कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, ठीक। तो ये देखिए आसान तरीके से सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन किए हैं। बाकी बहुत लोग होंगे जो क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से करेंगे जो कि इससे लंबा जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। यदि मतलब जो लोग YouTube पर इस तरीके से बता रहे हैं तो सही है, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है। बाकी यदि इससे भी आसान तरीका है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी सीख लूँ, अनुभव मिल जाएगा मुझे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को बार बार बोल रहे हैं कि दोबारा से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात है 8 नंबर का बात है, ठीक है। मजाक में नहीं ले सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तब तक बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
नोट डाउन राइट नाउ। ये मच्छर ना। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि प्रदत्त वक्र पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। इसमें देखिए क्या दिया है कि मतलब हमें दिया है, प्रदत्त मतलब दिया है, वक्र पृष्ठ मतलब हमें दिया है इसमें, और महत्तम आयतन के बेलन, महत्तम मतलब उच्चतम, ठीक, महत्तम उच्चतम, तो महत्तम आयतन के बेलन मतलब कि हमें इसमें फलन किसका बनाना है, महत्तम आयतन मतलब कि हमें आयतन का इसमें फलन बनाना है। और सिद्ध क्या करना है कि बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी h, वो आधार के व्यास, आधार का व्यास कितना होता है 2r के बराबर है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई h, आधार का व्यास 2r, यानी h बराबर 2r बराबर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से देखिए यार। इसमें जो है फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, देखिए इसमें हम लोग माना बेलन की ऊंचाई, ठीक है, कितनी हमारे पास है h, तथा और जो बेलन की या बेलन के जो आधार का व्यास है, और आधार का व्यास लिख लेते हैं, बेलन के आधार का व्यास कितना है 2r। इतना सब हो गया। अब देखिए हमें दिया क्या है कि वक्र पृष्ठ दिया है। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ मुझे डाउट हो रहा है कि यहाँ सिर्फ यहाँ पृष्ठ है कि वक्र है। आप लोग किताब में मिला लीजिएगा, यहाँ पर वक्र पृष्ठ है या फिर पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से चलिए आप लोग जरूर मिला लीजिएगा ना, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है कि नहीं है। देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तोड़ के लिखना है। कैसे, ये होता है ऐसे से 2πr h प्लस में 2πr स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से हो गया 2πr h प्लस में 2πr स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है कि बेलन का आयतन, आयतन क्या था हमारे पास πr स्क्वायर h, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ से हम लोग h का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, h, r की, मतलब हम लोग मतलब कि इसको हम लोग r में भी बदल सकते हैं। r में क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ r, यहाँ r स्क्वायर है, फलन बहुत ही था कॉम्प्लिकेटेड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कठिन हो जाएगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ यहाँ से h का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग h का मान। देखिए ये पहले इसको लिख लेते हैं, इसको लाएंगे इस साइड, यानी ये जगह ये s है, माइनस में 2πr स्क्वायर बराबर में 2πr h। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारे पास s माइनस में 2πr स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2πr। ये सिंपल माइनस क्या हो गया, h हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब देखिए ये तो सिंपल जो दिया है हो गया, पृष्ठ दिया था, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया हमारे पास। और हमें आयतन किसका बनाना है, आयतन बनाना है, सॉरी हाँ, आयतन बेलन के ना, ठीक है, जो बेलन का आयतन है उसका हमें फलन बनाना है, क्योंकि इसमें बोला है महत्तम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या था हमारे पास भी, जो होता है πr स्क्वायर h। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सा h का मान रख देंगे, ये रहेगा v बराबर में πr स्क्वायर, h का मान निकालें हम लोग s माइनस में 2πr स्क्वायर, नीचे है 2πr,
ये देखिए पाई से पाई खल्लास, 1 आर से 1 आर खल्लास, तो ये हमारे पास भी का मान हो गया। देखिए बाहर आर है तो इसका हम अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ये जाएगा एस आर माइनस में 2 पाई आर क्यूब, और नीचे कितना हमारे पास है, नीचे कितना बचा, सिंपल 2 बचा, बस सिंपल हो गया। तो बस अब जो हमें आयतन मिल गया, अब इसी को हम क्या मान लेंगे, फलन, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आयतन का हमें बनाना है फलन। तो इसी को क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे f(x), मतलब कि फलन मान लेंगे इसका। तो इसका हम लोग फलन बनाते हैं। देखिए फलन का क्या आ जाएगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है, एक लाइन और हो जाएगा ताकि क्वेश्चन लंबा चला जाएगा तो हमें मिटाना ना पड़े। तो देखिए हमें बनाना है जिसको बोलता है महत्तम या फिर उच्चतम निम्नतम उसका फलन। आयतन बोला है तो आयतन इतना निकल गया हमारे पास, तो हम बोलेंगे नहीं लिखेंगे, माना हमारे पास f। देखिए फलन किसका बनाना है, सब चल रहा है आर में, तो बनाना है इसमें एफ आर। ये हमारे पास एस आर माइनस में 2 पाई आर क्यूब और बटे में 2 है। तो इससे करते हैं हम लोग अवकलन एफ डैश आर, ये हो जाएगा। देखिए आर के सापेक्ष करें तो ये सिंपल है, आर का कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा सिंपल में 3r स्क्वायर, नीचे 2 ऐसे ही रहेगा। ये एफ डैश आर हमारे पास आ गया, एस माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु हम लोग आसानी से यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम लोग एक बार अवकलन कर लेते हैं तो क्या निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश आर इजकल टू 0। ये हमारे पास आया है एस माइनस में 6, जितने लोग इसको 5 समझ रहे हैं, 5 नहीं है, एस है, एस पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, 6 पाई आर स्क्वायर बटे में कितना हमारे पास है, 2 बराबर में 0, 2 को लाएंगे इधर 0 हो जाएगा, एस माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, इसको लाएंगे इधर, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। इसको भी हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। या फिर देखिए फलन किसका, आर का ना, तो यहाँ से आर का भी मान निकाल लेते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, एस बटे में 6 पाई, मतलब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस बटे में 6 पाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर एस बटे में 6 पाई, ये एस है, ये हो गया रूट, ये हमारे पास आ गया क्रांतिक बिंदु। लेकिन देखिए इसको हम संख्या रेखा पर नहीं बता सकते हैं कि ये उच्चतम का बिंदु है कि न्यूनतम का बिंदु है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय है, क्या, कि जो हमें फलन मिला उसका क्या करते हैं हम लोग, डबल डैश, यानी दोबारा हम लोग अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा, यदि ऋणात्मक रहेगा तो उच्चतम का बिंदु रहेगा, धनात्मक रहेगा तो निम्नतम का बिंदु रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डबल अवकलन एफ डबल डैश आर। इसका देखिए ये तो सिंपल एस है कांस्टेंट, तो हो जाएगा 0 माइनस में ये 6 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, और नीचे कितना हमारे पास है, 2 है, मतलब एफ डबल डैश आर का मान कितना आ गया, माइनस में 6 पाई, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं काटते इसको, एक बार लिख लेते हैं, 2 आर बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एफ डबल डैश आर बराबर हमारे पास क्या बचा, माइनस में 6 पाई आर। हमें चेक किस पे करना है, आर का मान हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रखते हैं आर का मान रखते हैं। देखिए हम लोग क्या आता है, प्लस में आता है कि माइनस में आता है, सिंपल में देखिए, अच्छा स्क्वायर, ठीक, आर रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एस, मतलब सब मिला के क्या है, ये माइनस में आ गया है ना, तो यहाँ हम कुछ भी रखे हैं, मान लेते हैं हम कि हम यहाँ पर रखते हैं आर के मान रूट में रखते हैं,
रूट ये माइनस में 6 पाई है, रूट में रख दिए हैं s बटे में 6 पाई। तो ये माइनस तो ये चाहे जितना भी सॉल्व कर ले हम लोग आएगा माइनस में ही, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, गंदा हो जा रहा है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः जो r बराबर आया है s बटे में 6 पाई, 6 पाई ये क्या है रूट में, ये क्या है हमारा, ये स्थानीय माइनस में आया है तो क्या आएगा, द्वितीय अवकलज में यदि माइनस में है तो ये उच्चतम का बिंदु, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता चलेगा कि ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। यहाँ बोला था महत्तम यानी उच्चतम, ये तो साबित हो गया कि उच्चतम है, लेकिन हमें संबंध बताना है, मतलब कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास का बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, तो एक क्या है हमारे पास, h बराबर में है s माइनस में 2 पाई r स्क्वायर बटे में 2 है, नीचे दिखाई दे रहा है अभी, बगल में लेते हम लोग यहाँ, इतना तो शायद हम लोग का आंसर आ जाए। तो ये हो गया h बराबर में, देखिए हम लोग s का मान रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2, तो h हो गया s का मान 6 पाई r स्क्वायर माइनस में ये है 2 पाई r स्क्वायर, नीचे 2 है, कहाँ से लिखेंगे इसको, लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर s का मान 2 से, समीकरण नंबर 2 से, सही एकदम सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास h बराबर में, देखिए 6 में से 2 गया 4, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये r स्क्वायर ही होगा ना, कहीं कुछ दिक्कत परेशानी इसमें, नीचे कितना रहेगा हमारे पास, कहीं दिक्कत नहीं इसमें है ना, नीचे हमारा कितना चल रहा था फलन में, ये हम 2 कहाँ से लिख दिए हैं, ये 2 तो नहीं, समीकरण नंबर 1 से, तो एक हमारे पास है, ओ सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है 2 पाई r, 2 पाई r, छोटी सी मिस्टेक आप लोग को पेपर में नहीं करना है, मालूम इससे हो गया, आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग को नहीं करना है, नहीं तो नंबर हम लोग के लूट जाएंगे। तो नीचे कितना गया हमारे पास, 2 पाई r है, 2 पाई r, ये 2 से कट गया, ये पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, दिखने में भद्दा लग रहा होगा, 2 और r, यही हमें सिद्ध करना था भाई साहब। एक बार संस्कृत लो, इति सिद्धम, सिद्धम से लिखे हैं, कोई बात नहीं, प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन में दम है, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन में दम नहीं है, दमदार क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को भी दमदार क्वेश्चन को सीखने के लिए दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको 1 बार या 2 बार 3 बार कैसे भी करके इसको पहले क्या करेंगे, इसको कि 1 बार देख कर लगाएंगे, फिर थोड़ा बिना देखे, तीसरी बार में बिना देखे लगाएंगे, 3-4 बार लगाएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को कि कैसे मेरे को करना है। ठीक है, और वही आएगा तो 8 मार्क्स में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सीधी बात, आएगा तो 8 मार्क्स में, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसका पर नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मैं हाजिर हो गया फिर से आपके सामने। देखिए जो है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। अभी हम लोग को जो है कि 5 से 6 क्वेश्चन, या फिर मान लेते हैं हाँ वही 5-6 क्वेश्चन अभी और करना है। जब इतने क्वेश्चन में 1 घंटा हो गया तो और क्वेश्चन में तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमारे पास, इसका एक लास्ट पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 5। ठीक है,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। हम लोग सभी क्वेश्चन को आसान से आराम से करेंगे ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी ना कटे। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, बार बार रिपीट हो जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं क्या करना है, इस पर कुछ बोलना नहीं है। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, फॉलो भी कर लें। और कमेंट आप लोग कमेंट बताते नहीं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो बोलते हैं कमेंट में कि वीडियो अच्छा लगा सर, अगला वीडियो मुझे इस टॉपिक पर चाहिए, कुछ बोला करिए इस पर। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग कर लेंगे पार्ट नंबर 5, तो हमारा चैप्टर फिनिश। तो अगला चैप्टर हिंदी में लिख सकते हैं, अगला चैप्टर किस टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक, क्योंकि इसके बाद ये जो हम लोग का फर्स्ट बुक रहेगा, फर्स्ट बुक ये ख़त्म, मतलब खल्लास कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारा बुक नंबर 2 है तो उसमें आप लोग को पहले कौन चैप्टर चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और बोर्ड की तैयारी मेहनत से करिए।